अस्सलाम वालेकुम पाक मीमर्स, इट्स मी साहिब इशफाक फ्रॉम पाक मीम्स कॉम। आज मेरे पास जो गाड़ी है वो होंडा सिविक रिबर्थ 2015 मॉडल है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेक्स हैं, डिटेल रिव्यू। बहुत से जो हैं व्यूअर्स कह रहे थे कि हमें एक डिटेल रिव्यू चाहिए और मतलब मुकम्मल तफसील में चाहिए, तो उसका जो है डिटेल रिव्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि मुझे ये गाड़ी लिए हुए कोई राउंड अबाउट 6 माह हो गए हैं। मैंने अब तक ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला ली है और अगर मुझे इस चीज़ के इसमें जो मुझे कमी महसूस हुई है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट जो फील हुआ है, वो सारे का सारा आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि परचेजिंग डिसीजन पे आते हैं और उस पर अगर आए तो जो मेरे जो नॉलेज में था एक परचेज डिसीजन वो ये था कि सबसे पहले मेरे पास थी होंडा लाइफ। उसके बाद जब मैंने मूव ऑन किया तो मैं गया होंडा फिट पे, जो कि रिव्यू आपने पहले बहुत से देखे थे। उसके बाद मैं मूव ऑन हुआ सिविक के ऊपर जो रिबर्थ है जो मेरे पास है। अब अगर हम इसके ऊपर आए कि इसके अंदर क्या पॉजिटिविटी है जो बाकी गाड़ियों में नहीं थी या कौन सी नेगेटिविटी है जो मैं मिस करता हूँ अब की बार, तो वो सबसे बड़ी तो ये है कि एक तो इसकी सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन ही अगर करूं मैं होंडा सिविक की और होंडा फिट की, तो लेकिन वो 1.5 टर्बो थी, ये 1.8 है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर एक ये प्लस पॉइंट होना चाहिए था कि ये जो है 1.8 है तो इसकी कम से कम सस्पेंशन अच्छी होनी चाहिए थी। लेकिन एनीवेज वो एक जापानीज चीज़ है और ये एक लोकल चीज़ है, इसको लोकल के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो अब अगर मैं आता हूँ परचेजिंग की तरफ दोबारा से, तो मेरे जो नॉलेज में था वो सिविक भी थी और ये रिबर्थ जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ, और फिल्डर भी थी, और उसके बाद प्रियस भी थी जिसको एस पैकेज कहा जाता है 2014-2012 मॉडल, जो 15 या शायद 16-17 की इंपोर्ट होती है। तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो एक मूव ऑन करते हैं एक ऐसी चीज़ पे जिसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि होंडा फिट के साथ मेरा इतना बैड एक्सपीरियंस था पार्ट्स का कि एक दफ़ा मुझे उसकी जो थी स्टीयरिंग असेंबली डलवाना पड़ गई और वो मुझे जापान से मंगवानी पड़ी, वो भी लॉकडाउन के दिनों में। बहुत मुश्किल आई और वो मुझे कॉस्ट पड़ी उसकी कोई जो असेंबली मुझे तकरीबन स्टीयरिंग असेंबली पड़नी थी 30 से 35 हज़ार के करीब, वो वाली स्टीयरिंग असेंबली मुझे पड़ी कोई 70 से 80 तक की विद डिलीवरी। अब इसके बारे में अगर बात करूं कि लेने का डिसीजन क्या था, तो मेरा एक लेने का जो सबसे बड़ा डिसीजन था वो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी था। और पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ऐसे कि मैं होंडा लाइफ भी चलाई, 660 सीसी गाड़ी थी, लेकिन मेरे ख्याल से कि उसका पार्ट्स मिल जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसके पीछे भी बहुत ख्वार हुआ जब मुझे उसकी हेड असेंबली डलवाना पड़ी, बिकॉज मैं उसमें मोबिलाइल जो इंजन ऑयल था वो शायद गलत डाल हो गया और उसके बाद मुझे बहुत सी परेशानियों का उसके साथ सामना करना पड़ा। होंडा फिट भी एक यूनिक चीज़ है, पाकिस्तान में फेमस भी थी, तो मैंने सोचा कि चलो ये ले लेते हैं। एक चीज़ यूनिक भी चीज़ है, डिफरेंट भी है, रोड पे अच्छी भी लगती है। लेकिन दोबारा वही कि जब मैंने ले ली तो मुझे पता लगा कि इसकी सिर्फ होंडा फिट की एक हेडलाइट ही कोई तकरीबन 12 से 14 हज़ार रुपए के करीब थी विद डिलीवरी चार्जेस। अब अगर मैं इस गाड़ी के ऊपर आऊं तो इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं अगर लेना जाना चाहूं तो मुझे वेट करने पे मिलेगी या मुझे नहीं मिलेगी या उसका मैकेनिक नहीं मिलेगा। जबकि अगर देखा जाए तो आज अगर मैं इस गाड़ी को बेचना चाहूं, ऑन कैश बेचना चाहूं, तो ये फौरी से पहले बिक जाएगी। तो एक किस्म से मैं ये कैश लेके ही घूम रहा हूँ। अगर मैं आज ही मार्केट में बेचना चाहूँ जितने की मैंने लिया बेचेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत ऐसा मुल्क है जहाँ पे गाड़ी बिकती है, सेकंड हैंड गाड़ी पे भी ऑन चल रहा होता है। अब अगर इसके अंदर आते हैं पॉजिटिविटी पॉइंट में, तो सिर्फ अगर हम इस गाड़ी की बात करें तो लोकल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो लोकल में मेरे पास 2 ऑप्शन थे, ग्रैंडी 2015 एंड 16 मॉडल और सिविक 2015-16 मॉडल। 15 मॉडल मेरे पास इस वक्त सिविक है जो कि फुल ऑप्शन 3 कैम फुली लोडेड गाड़ी में आती है। ग्रैंडी मैंने क्यों नहीं ली, उसकी एक ये भी वजह थी कि एक तो शेप GLI XLI जो थी ग्रैंडी अल्टस की सेम थी चारों मॉडल्स की। तो इसी तरह अगर हम आए इसके फीचर की तरफ कि इसमें क्या क्या फीचर है, जो कंपैरिजन की तरफ जाएं तो मेरे पास इस वक्त जो होंडा सिविक है रिबर्थ है, 2015 मॉडल है और इसके अंदर 2 एयरबैग्स हैं, एक डैशबोर्ड में है, एक स्टीयरिंग व्हील के अंदर है। जबकि होंडा लाइफ के अंदर
8 एयर बैग थे। 8 एयर बैग ऐसे थे कि 2 यहाँ स्टीयरिंग पे, एक डैशबोर्ड पे, एक ये पिलर पे और एक इस साइड के पिलर पे, 2 तो 4, 2 6 हो गए। और 2 सीट्स के नीचे थे जो सीट बेल्ट है इसके अंदर, और 2 पिछले पिलर के ऊपर थे। तो इसके अंदर 2 एयर बैग है, जो कि एक नेगेटिविटी पॉइंट आ जाता है कंपैरिजन के हिसाब से कि ये। अब अगर मैं इसकी बात करूं फ्यूल इकोनॉमी की, तो बहुत से लोग पूछते हैं कि इसकी फ्यूल इकोनॉमी कितनी है, फ्यूल कंजम्पशन कितनी है। तो फ्यूल की तरफ अगर मैं आऊं तो ये 10 से 11 की एवरेज मुझे देती है, 10.5 से 11 की एवरेज सिटी में विद एसी। फिर मैं वही बात करूंगा कि एवरेज मायने नहीं रखती, आपका ड्राइविंग स्टाइल, आपका जो रोड है, क्लियरेंस है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। अब अगर मैं इसकी तरफ आऊं कि अगर इसकी जो है रोड ग्रिप कैसी है, तो रोड ग्रिप अच्छी है मेरे हिसाब से। जैसे मैं चलाता हूं गाड़ी, जैसे मैं डेली बेसिस पे चलाता हूं, तो मेरे हिसाब से तो रोड ग्रिप अच्छी है, ठीक है, स्मूथ है। और अगर मैं इसकी बात करूं लॉन्ग पे, ये गाड़ी मुझे कोई 13.5-14 की एवरेज देती है, वो भी अगर मैं 120-125 की एक स्पेसिफिक जो स्पीड है उस पर जाता रहूं। जबकि मुझे बहुत लोग कहते हैं कि जी 16 भी करती है, 17 भी करती है। मुझे नहीं लगता 17 या 16 करती है, लेकिन प्लस वही बात आ जाती है कि शायद पाँव की बात होती है कि आपने उसके ऊपर रेस कैसी दे रहे हैं। अब अगर मैं आऊँ इसकी एक सिंपल पार्ट की तरफ, तो बहुत से लोग लेना चाहते हैं गाड़ी और वो सोचते हैं कि यार मैं सिविक लूं या मैं कोई जापानीज गाड़ी की तरफ मूव ऑन करूं। सबसे पहली बात तो मैं एक बता दूं कि सिविक अपनी जगह, जापानीज गाड़ी अपनी जगह, जबकि जो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी है वो 100 है। अगर मैं आज सिविक का पार्ट लेने जाता हूँ किसी भी शॉप पे, किसी भी मैकेनिक के पास लेके जाता हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, इसमें ये मसला है, तो मैकेनिक उसको फौरी हाथ डाल लेगा, उसको ठीक कर देगा, उसको अच्छी तरह से सेटिंग उसकी कर देगा। जबकि अगर मैं आज कोई गाड़ी लेके जाता हूँ, मेरे पास इस वक्त प्रियस 2017 मॉडल भी है, उसका सिर्फ अगर मैं उसका क्रूज ही सेट करवाने चला जाता हूं, तो वो यहाँ पे कोई नहीं करेगा, मुझे किसी फ्रेंचाइज, मुझे जो डीलरशिप है उधर लेके जाना पड़ेगा, या मुझे कोई किसी अच्छे मैकेनिक को बाहर दिखाना पड़ेगा। प्लस दूसरी बात अगर मैं आ जाता हूँ कि फ्यूल के हिसाब से, तो ऑब्वियसली जापानीज गाड़ी, एक तो हाइब्रिड के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो उसकी साफ जाहिर है कि एवरेज ज्यादा होगी। उसके बाद अगर जो सिविक की एक स्पेसिफिक एवरेज है, उसके ऊपर अगर मैं आऊँ तो 10, 11.5, 12 से ऊपर सिटी में मुझे नहीं लगता एवरेज दे सकती है, ट्रिप पे भी। और अगर दोबारा से मुद्दे पे आते हैं कि अगर कोई चाहता है कि यार मेरे पास 2 डिसीजंस हैं, मैं गाड़ी जापानी लूं या मैं सिविक लूं, अपना यहाँ पे लोकल में सिविक लूं, तो मेरे ख्याल से गो फॉर द सिविक। क्योंकि अगर जो मेरे जैसा बंदा है जो रोजमर्रा ट्रैवल करता है और रोज उसको कोई ना कोई परेशानी रहती है, फटीक रहती है, कभी इसकी कोई चीज खराब होगी, कभी कोई चीज खराब हो गई, तो मेरे हिसाब से तो सिविक सही है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी है, एवरेज भी नॉर्मल, एवरेज कम है। लेकिन अगर वही बात करूं कि मैकेनिक हजरात से बचत हो जाती है। जब मैंने ये गाड़ी ली थी, तब मैंने ये गाड़ी चलाई थी, चली हुई ली थी कोई 63,000 किलोमीटर, 63,000 किलोमीटर। अब इस वक्त ये गाड़ी चल चुकी है 82,000 किलोमीटर। मैंने कोई ये 20 से 22,000 किलोमीटर तक की गाड़ी ये चला ली है, और मैं फिलहाल मेरा अगर इसमें कोई काम निकला है तो सिर्फ और सिर्फ बैक व्हील की ब्रेक्स का काम निकला था, जो कि मुझे गाड़ी लेने से पहले ऑनर ने बताया था कि इस गाड़ी का ब्रेक्स का काम होने वाला है। अब अगर मैं आता हूं इसकी सॉफ्ट मतलब सीट कंफर्ट की तरफ, तो सीट कंफर्ट की बात करूं तो सही है, मेरे लिहाज से सही है। जबकि लोग कहते हैं कि सिविक जो एक्स है उसकी और सिविक रिबर्थ की या ग्रैंडे की जो सीट्स हैं वो वी टाइप में है। ऐसे वी टाइप में अगर कोई एक बंदा बैठता है तो उसमें फर्क ये होता है कि उसकी कमर में दर्द शुरू हो जाती है। अब अगर मैं अपना बताऊं, मुझे लोगों का नहीं पता, अगर मैं आज अपना बताऊं तो मैं इस वक्त इस्लामाबाद ट्रैवल कर चुका हूं इस गाड़ी पे, लाहौर तक ट्रैवल कर चुका हूं, और मुझे अभी तक फिलहाल इसमें कोई भी ऐसी जो थकावट महसूस हुई हो या मुझे लगा हो, क्योंकि मैं पहले जापानीज गाड़ियां चलाता रहा हूं, अभी भी मैं जापानीज गाड़ी डेली बेसिस पे चलाता हूं, तो मुझे कोई फील नहीं हुई। अब अगर इसकी पिक की तरफ आ जाते हैं कि इसकी जो पिक पावर है वो कितनी है, और दूसरा ये कि इसकी जो अपना
शोर है, जैसे लोग अक्सर लोग कहते हैं कि जी सिविक में तो बाहर से शोर आता है, और बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई जब ये किसी खड्डे में से गुजरती है तो ऊपर तक वो आवाज आती है। प्लस वही बात मैं आ जाता हूँ कि हर बंदे का चलाने का अपना स्टाइल है और अपना तौर तरीका है। मेरे पास ये गाड़ी कोई राउंड अबाउट 6 माह से चल रही है, 20 से 21-22 हजार किलोमीटर मैंने चला ली है। फिलहाल मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया कि मुझे लगा हो कि किसी खड्डे से गुजरी हो तो वाइब्रेशन ऊपर तक आई हो, या मुझे कोई ऐसी ना इशू आया हो। अगर हम इसकी सस्पेंशन की तरफ आए तो मुझे लगता है किसी जगह पे मुझे ऐसा फील होता है कि मैंने टोयोटा की गाड़ियां भी कुछ चला के देखी हैं, तो जैसे ग्रैंडे हो गई, थोड़ी बहुत मैंने चला के देखी हुई है, तो मुझे फील होता है कि टोयोटा की सस्पेंशन होंडा की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट है। इसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता लगी। दूसरा, इसमें अगर फीचर्स की बात करें तो कंप्यूटराइज क्या क्या फीचर है वो मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें फीचर है कि ये एक एवरेज बताती है, तीसरा रेंज बताती है, उसके बाद आपको क्लॉक आएगा, आपके FM है या जो भी मोड आपका चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको DVD पे कन्वर्ट कर देता हूँ तो DVD हो जाएगा, जो मीटर में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो iPod है, अगर आपने वो कनेक्ट किया हुआ है वो आ जाएगा। उसके बाद आपका AUX आ जाएगी, ऑक्स आ जाएगी। उसके बाद ऑडियो इनपुट अगर आपने कोई किया होगा मतलब वायर के साथ। उसके बाद USB का ऑप्शन आ जाएगा। USB की तरफ अगर मैं आऊँ तो USB का मुझे आज तक नहीं पता लग सका कि USB में इसमें कहाँ पे कनेक्टिविटी है, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा कनेक्ट करने की कोशिश की है, यहाँ तो मुझे नहीं चलाने आई, यहाँ तो इसकी किसी वायरिंग का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मुझे चलाने नहीं आई। हम एंड्रॉयड की जो स्पेसिफिकेशंस की या फीचर की या इसमें प्लस नेगेटिविटी पॉइंट की आ जाए बात करें तो एंड्रॉयड में एक तो वीडियो अच्छा रिजल्ट है, साफ चलती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर ये जो लाइंस आ रही होती है ना, ये छोटी छोटी जितनी भी ये लाइंस है, ये मुझे आज तक नहीं पता लगा कि ये लाइन क्या है। दूसरा, एंड्रॉयड में इन्होंने एक लाइट दे दी गई है, बहुत अच्छी लाइट है। उसके बाद इसमें एक जो ब्लूटूथ में कनेक्टिविटी में इशू आता है वो ये है कि अगर हम व्हाट्सएप पे, मैं तो आईफोन यूज़र हूँ, व्हाट्सएप पे अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अगर मैं किसी को वॉइस भेजता हूँ तो बहुत ही कम वॉल्यूम में आगे वॉइस कन्वर्ट होके जाती है। अगर मैं इसके मीटर में और तरफ आ जाऊँ तो एक तो ये स्पीड इसकी डिजिटल है, दूसरा फ्यूल जो फ्यूल टैंक की है कैपेसिटी इस वक्त क्या चल रही है क्या है वो सारी डिजिटल है। उसके बाद मैं इकोनॉमी मोड अगर ऑन करता हूँ तो वो यानी कि मुझे डिजिटल में आके बताता है कंप्यूटर के आपका इकोनॉमी मोड ऑन है या ऑफ है। एसी की परफॉर्मेंस की बात करें, एसी के परफॉर्मेंस मुझे कभी आज तक नहीं कम पड़ी या मुझे थोड़ा सा भी मायने रखा हो कि मुझे कोई फील हुआ है कि एसी इसका स्लो हो गया है या हीट छोड़ गया है या कोई प्रॉब्लम हो गई है, गैस कम हो गई है, नहीं, ऐसा मुझे कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई। बाकी अगर मैं मीटर की तरफ आऊँ तो मीटर में आपको पता है ये गियर के ऑप्शंस आ रहे हैं, पार्किंग है, रिवर्स है, न्यूट्रल है, D1 है, ड्राइव है, D3 है, ड्राइव 2 है, ड्राइव 1 है। दूसरा, अगर मैं इसके साइड पे आ जाऊँ, जो साइड मिरर कंट्रोल बटन है तो उसके ऊपर आ जाऊँ तो वो सारे हैं। अगर मैंने कुछ शीशा मूव ऑन करना है, आगे पीछे एडजस्ट करना है, उसके ऑप्शन है। उसके बाद लॉक अनलॉक के ऑप्शन है मिरर को। दूसरा, गाड़ी का लॉक या अनलॉक करने का ऑप्शन है। और उसके बाद जो मैंने चारों जो मेरी गाड़ी के शीशे हैं वो अगर मैंने कंट्रोल करने हैं तो चारों वो बटन्स हैं। तो पाक मेंबर्स, ये था आज का रिव्यू। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज़ पूछनी या कोई रह गई हो, मुझसे गलती से कोई गलत चीज़ बता गई हो तो काइंडली मुझे गाइड करें। अगर कोई और गाइडलाइन लेनी हो या कंपैरिजन पूछना हो तो मोस्ट वेलकम, कम ऑन द इनबॉक्स ऑफ pakmemes.com। नेक्स्ट रिव्यू जो मैं कोशिश करूंगा लेके आऊंगा कोई प्रियस का लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि प्रियस जो 2017 मॉडल है वो उसका भी रिव्यू जो न्यू शेप में है वो जल्दी वो भी मैं रिव्यू लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मैंने जो लास्ट रिव्यू उसका बनाया था उसमें एक जो बड़ा जो मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो आवाज़ की करनी पड़ी थी। वो हुआ ये था कि उसके माइक नहीं काम किया मेरे कैमरे के, या पता नहीं कोई ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो गई थी, तो ये मुझे जो परेशानी हुई थी वो हुई थी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्टे ट्यून्ड, मास्क का इस्तेमाल करें रश वाली जगहों पे। अल्लाह हाफिज।